और मेरे मित्र चेतन भाई राठौड़ सर, इस सारे आयोजन में जिन्होंने अग्रसर होकर के सारी व्यवस्था देखी है, ऐसे मेरे मित्र भी है, ऐसे ईशान सर और आप सब स्नेही बंधुओं भगिनियों। जिस विषय को सुनने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसको जब इंग्लिश में लिखा गया तब लिखा गया इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। भारतीय ज्ञान परंपरा, ज्ञान का इंग्लिश नॉलेज कर दिया, परंपरा का ट्रेडिशन कर दिया। और दुर्भाग्य से हमारे देश में शुरुआती समय से ही एक अपराध कहो, मूर्खता कहो, पाप कहो, षड्यंत्र कहो, इसे भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया कर दिया। बचपन से जब से हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं हमने हमारे देश का नाम इंडिया सुना, इंडिया समझा, और कालांतर से हमें इस इंडिया नाम से अटैचमेंट हो गई। इंडिया नाम के प्रति हमें आदर का भाव हमारे मन में आया और यही हमारे देश का नाम है, ऐसे हमारे मन मस्तिष्क में प्रस्थापित हो गया। हमें कभी मन में कदाचित ये प्रश्न हुआ नहीं हुआ पता नहीं कि यदि मेरा नाम हिंदी में बालाजी राजे है तो मेरा इंग्लिश में भी नाम बालाजी ही होगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इंडिया कर दिया। अभी इंडिया नाम क्यों हुआ, यदि इस विषय में हम जाएंगे तो हमारे पास जो लिखित में प्राप्त है और सर्वत्र जो समझ है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी में रहने वाले लोग, ऐसा दुनिया ने हमें देखा कि वो रहे सिंधु घाटी में रहने वाले लोग और हमको उनको सिंधु बोलने नहीं आ रहा था, इसलिए वो सिंधु का इंदु हुआ, फिर इंडस हुआ। ऐसा सब हमारे दिमाग में अब तक डाला गया। दूसरा एक विमर्श चलता है कि अंग्रेज जब भारत आए तब उन्हें भारत के कुछ नाम बोलने में असुविधा हो रही थी। उन्हें तिरुवनंतपुरम ऐसे बोलने नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने त्रिवेंद्रम ऐसा कर दिया। फिर हमने भी तिरुवनंतपुरम साइड कर दिया, हमने भी त्रिवेंद्रम 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 चालू कर दिया। उन्हें कोलकाता बोलने नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कलकत्ता ऐसा कर दिया। हमने कोलकाता को साइड कर दिया। हमने भी मुंबई नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने बॉम्बे बोला। क्या बोला? हमने भी बॉम्बे 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 शुरू कर दिया। ऐसा मान लेते हैं कि अंग्रेजों को उच्चारण की समस्या थी। उन्हें चेन्नई नहीं बोलने आता था, इसलिए उन्होंने मैड्रास ऐसा कर दिया। मद्रास तो हम बोलते हैं, वो तो मैड्रास ऐसा बोलते थे। तो हमारे मन में यह प्रस्थापित किया गया कि इन लोगों को उच्चारण की समस्या थी, प्रोनाउंसिएशन की समस्या थी, इसलिए उन्होंने नाम बदले। इसी क्रम में भारत ऐसा उनको नहीं बोलने आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने इंडिया कर दिया। मान लेते हैं ये सत्य है। हमारे गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। गुजराती में उसको अहमदाबाद ऐसा बोलते हैं और हिंदी में उसको अहमदाबाद। उस शहर का असली नाम किसी को पता है क्या? नहीं पता। उसका असली नाम है कर्णावती। जिस शहर में, जिस महानगर में हम रहते हैं, उससे हम बचपन से सूरत 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 कह रहे हैं।
इस शहर का असली नाम सूर्यपुर है। अंग्रेजों को तिरुवनंतपुरम बोलने नहीं आता था, इसलिए उन्होंने त्रिवेंद्रम किया। ये मान लेते हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट में उनको कुछ समस्या नहीं होगी। मुगलों को भी समस्या थी, जो कर्णावती का अहमदाबाद कर दिया, धाराशिव का उस्मानाबाद कर दिया, इंद्रप्रस्थ का दिल्ली कर दिया, अब हमने दिल्ली कर दिया आगे। ये क्या विषय है? कभी हमने सोचा क्या इन लोगों ने नाम क्यों बदले? उच्चारण की कोई बात नहीं थी। आज मुझे लॉस एंजलिस बोलने नहीं आए तो मैं क्यों लॉस एंजलिस का नाम बदल दूंगा? और हम बदल देंगे तो लोग मान लेंगे? बात ये नहीं है। इसके पीछे एक षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के पीछे टेक्नोलॉजी ऑफ डोमिनेंस काम कर रही है। अंग्रेज इस देश में आए, धन लूटा, सारी कथा सबको पता है। नाम क्यों बदले? अंग्रेजों के पहले मुसलमान आए, उनकी अलग अलग शाखाएं आई, दिल्ली सल्तनत, गुलाम सल्तनत, मुगल, ये वो। इनका नाम बदलने में क्या इंटरेस्ट था? हमने कभी सोचा? अभी आपको समझ में आएगा क्यों इन लोगों ने ऐसे किया। जिस अमेरिका की आज पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा है, बोलबाला है, और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सब में अमेरिका का हस्तक्षेप होता है, दादागिरी करता है सादी भाषा में। और हमारे मन में अमेरिका का क्या चित्र है? अमेरिका मतलब जिसमें मानव अधिकार, फ्री स्पीच, सोशल जस्टिस, समानता, आधुनिकता और बहुत बढ़िया देश। ऐसी जिस अमेरिका की हमारे मन में प्रतिष्ठा है, ऐसा इस अमेरिका का जो चित्र है, इसी अमेरिका ने 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में साउथ अफ्रीका से या पूरे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से गुलाम लेकर वो गए, स्लेव्स। उन गुलामों को जहाजों में भरकर लेके जाया जाता था। हमें ऐसा लगेगा कि आप जैसे बैठे वैसे बिठाते होंगे। मेरे पास वो चित्र है, मैं शायद कभी आपको दिखाऊंगा। उन अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाकर ले जाते समय एक लाइन में से 100, 150, 200, 300 ऐसे लाइन में सुलाया जाता था, हाथ पैर बांधे जाते थे, और उस अमानवीय ट्रीटमेंट के कारण 30-35% लोग उसी जहाज पर मर जाते थे। और ये महान अमेरिका उन डेड बॉडीज को समुद्र में फेंक देता था, और जो बच जाते थे उनके साथ सबसे पहला एक काम किया जाता था, उनके नाम बदले जाते थे। द क्वेश्चन इज, प्रश्न यह है, नाम क्यों बदले जाते थे? आपके घर में आप कोई नौकर रखो, आप उसके नाम बदलते हो क्या? ये नाम बदलने का मांजरा क्या है? नीचे ये नाम बदलने का क्या मैटर है? नाम बदलकर नए नाम क्या देते थे? लुलू, टुलू, ऐसे अर्थहीन नाम दिए जाते थे, जिस नाम का कोई अर्थ ना हो। जब तक आपका नाम पद्मनाभन है, रुद्र प्रताप देव है ना, सावित्री है, सीता है, तब तक आपकी एक स्मृति है, आपका एक आत्मगौरव है। और जिस व्यक्ति के भीतर अपना स्व जागृत हो, आत्मगौरव हो, उसे कोई दास नहीं बना सकता। यह दासता का विज्ञान है।
जब तक मेरे मन में मैं श्रेष्ठ हूं तब तक मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, अपने तर्क लगाऊंगा, अपने लॉजिक लगाऊंगा, मैं किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में ही यदि ऐसा है कि मैं तो एकदम मूर्ख व्यक्ति हूं, मैं लुल्लू हूं, मेरा कोई इतिहास नहीं है, मेरे में कुछ लेने जैसा नहीं है कुल मिलाकर, तब मैं किसी की दास्ता स्वीकार करूंगा। ये टेक्नोलॉजी है किसी को स्लेव बनाने की। उस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत, इस मैकेनिज्म के अंतर्गत बहुत सारी चीजें इस देश में की गई और हम सब उसका शिकार हो गए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भारत की शोध किसने की? किसने की? हम सब लोग अलग अलग स्कूल से पढ़कर आए हुए लोग हैं। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, स्नातक होने वाले हैं, हम ग्रेजुएशन हमारा होने वाला है, लेकिन हम सब ने अब तक यही पढ़ा और स्वीकार भी किया कि भारत की खोज वास्को दी गामा ने की। उसके पहले भारत कहीं खो गया था, वो वास्को दी गामा आया और हमको खोज लिया। हमारे मन में कभी ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ कि ये वास्को दी गामा ने आकर हमको खोजा, तो हम पहले खो गए थे क्या भाई कहीं पे? इस एक घटना से हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आपके साथ क्या षड्यंत्र हुआ है, हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है, और हमें नष्ट करने के लिए किस स्तर पर प्रयत्न हुए हैं। लिखने वालों ने, पुस्तकों ने लिखा, हमने पढ़ा कि 1498 में वास्को दी गामा अपने कुछ साथी नाविकों के साथ भारत के कालीकट बंदर पर पहुंचा और वास्को दी गामा ने भारत की शोध की। घर जाओ सो जाओ, दिमाग नहीं लगाना। ऐसा लिखने वाले ने, वास्को दी गामा का नाम सबने सुना था कि नहीं? वीर साहसी, वीर समुद्र साहसी, जिसने भारत की खोज की, ऐसा द ग्रेट वास्को दी गामा, ऐसा हम उसे मानते हैं। उसने क्या किया और आगे की कहानी कहीं आपने सुनी है क्या? ये वास्को दी गामा भारत आना चाहता था। भारत क्यों आना चाहता था? क्यों? मसालों के लिए, बिजनेस करने के लिए। इसके पहले एक कोलंबस भी निकला था भारत की खोज के लिए, उसे भी भारत आना था। उसके पहले कोई ह्वेनसांग था चीन का, वो भी भारत आया था। उसके पहले कोई मेगास्थनीज था, उसको भी भारत आना था। बाबर को भी भारत आना था, अकबर को भी भारत आना था, तैमूर को भी भारत आना था। भारत में क्या उनके मासा का घर था क्या? इन लोगों को भारत आना क्यों था? आज किसी को बांग्लादेश जाने की इच्छा होती है, अमेरिका जाने की इच्छा होती है? आपको नहीं, इन जनरल बात बता रहा हूं। भारत की वो स्थिति थी उस समय के विश्व में कि पूरी दुनिया को भारत का आकर्षण था, और जो राक्षसी वृत्ति के लोग थे उनकी भारत के धन पर नजर थी। तो हमें यह बताया गया कि वास्को दी गामा फलानी तारीख को भारत के कालीकट बंदर पर पहुंचा। किसी ने कांजी मालम का नाम सुना क्या? नहीं सुना ना? वास्को दी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब मैं भारत की खोज करते 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 भटकते 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 पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी बंदर पर पहुंचा, और उसके आगे कहां जाना है उसको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कोलंबस भारत भारत बोलकर पहुंच गया अमेरिका, और उसको लगा यही भारत है।
उसने उसे इंडिया नाम दे दिया, वहां के लोग लाल थे तो रेड इंडियन बोल दिया, और शुरुआत में तो इसी भ्रम में जीता रहा कि यही भारत है। इतने तो विद्वान थे लोग। उसे बाद में पता चला भाई ये भारत नहीं, तो दूसरी कोई भूमि है। तब अमेरिका नाम भी नहीं था। वहां के लोगों को फिर खत्म करके अमेरिका बना, अलग इतिहास है। तो उसी प्रकार ये वास्को डी गामा भी भारत पहुंच नहीं पा रहा था। उस मालिंदी के पोर्ट पर, उस बंदर पर उसे एक भारतीय हिंदू व्यापारी, गुजराती व्यापारी जिसका नाम कांजी भाई था, वो मिला, जो मसाले और सिल्क के व्यापार के लिए भारत से यूरोप में, अफ्रीकन देशों में जाकर के व्यापार करता था। उसे पता चला कि इस वास्को डी गामा को भारत जाना है। तो उसने बोला तेरे को भारत जाना? बोला हाँ। बोले चल मेरे साथ। उसको ले आया, और ये कांजी भाई को जाना था कालीकट मसाले भरने के लिए, इसलिए उसको कहां ले गया? कालीकत ले गया। और हमारी किताबों में लिखा कि कालीकत पे फलानी तारीख को वास्को डी गामा आया। यदि ये कांजी भाई को घर पे जाना होता, कच्छ के मांडवी का कांजी भाई था, तो ये कहां लेके जाता वास्को डी गामा को? हमारी किताबों में क्या लिखा जाता? फलानी तारीख को वास्को डी गामा गुजरात के कच्छ के मांडवी पे इस तारीख को पहुंचा और भारत की खोज हो गई और हमारा उद्धार हो गया। यही लिखा जाता। आगे की एक तो ये कांजी बताया नहीं कौन था। फिर आगे भारत में आकर इस वास्को डी गामा ने क्या किया? कालीकट के नगर जनों को और वहां के झामोरीन राजा के सैनिकों को पकड़ करके 200 लोगों के कान और नाक काट दिए। यही बात खत्म नहीं होती। कान और नाक काट करके उसके स्थान पर कुत्तों के कान उसने सी दिए। यहां भी कहानी खत्म नहीं होती क्रूरता की। उस वास्को डी गामा ने कालीकट के नगर जनों के जो कान काटे थे उसकी सब्जी बनाकर कुत्तों को खिलाई। और ऐसे महान वास्को डी गामा को हमारे तक इस प्रकार प्रेजेंट किया गया कि समुद्र साहसी था, ऐसा था, वैसा था। और इस महान वास्को डी गामा के नाम पर आज भी गोवा में एक पूरा शहर बसा है। गलत हुआ है कि नहीं हमारे साथ? क्रूर लुटेरे बलात्कारियों को हीरोज बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। वास्को डी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है हमसे क्या क्या छुपाया गया, कि ये कांजी भाई जो मुझे भारत तक ले आया, इसके जहाज मेरे जहाज से साइज में, आकार में 3 गुना बड़े थे। हाइट में 3 मंजिला डेक थे उसके। ध्यान से सुनना। वास्को डी गामा से के जहाजों से कांजी भाई के जहाज आकार में 3 गुना बड़े थे, कद में 3 फ्लोर वाले थे। और ये वास्को डी गामा लिखता है कि इसके जहाजों में मेरे जहाज की तुलना में आधे लोग उसे जोतते हैं स्पीड आने के लिए, और मेरे से दुगनी गति में कांजी भाई के जहाजों की गति है, दुगनी गति है। 3 शब्द है, ध्यान से सुनना। साइज में 3 गुना बड़े, 3 मंजिला, और आधे लोगों में उनसे डबल स्पीड वाले जहाज हमारे पास थे। इसका क्या अर्थ होता है? इसका यह अर्थ होता है कि हमारे पास अब तक हमें जो बताया गया कि भारत में शिक्षा अंग्रेज आने के बाद आई, भारत में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, साइंस की अलग अलग शाखाएं, ये सब कुछ अंग्रेजों के उपकार से हमें प्राप्त हुआ है। और उसके पहले तो हम अनपढ़, जाहिल, गवार लोग थे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ने अब तक हमें सिखाया, सत्य हमसे छुपाया। 3 गुना साइज में बड़े, 3 मंजिला और दुगनी स्पीड से चलने वाले जहाज हमारे पास 15वीं सदी में थे। इसका यह अर्थ होता है
जहाज तो हमको ऐसे ही बोल के प्रकट नहीं करते होंगे, हमारे पास उसके मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते होंगे, समुद्र का शास्त्र साइंस होता होगा, इंजीनियर्स हुआ करते होंगे। कांजी वहां व्यापार करने जाता था, मतलब हमारे पास बेचने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स थे, मतलब हमारे पास भैया साइंस था, डेमोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थी। हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया? हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया? जिसने ये झूठ हमारी पुस्तकों में लिखा कि भारत की खोज वास्को दी गामा ने की, क्या उसके पढ़ने में कहीं कांजी नहीं आया होगा? वास्को दी गामा ने कालीकट जाकर क्या किया उसे पता नहीं होगा? उसने वास्को दी गामा की डायरी नहीं पढ़ी होगी, उसमें यह नहीं लिखा होगा कि इसके जहाज हमसे एडवांस हुआ करते थे। हमें बताया क्यों नहीं गया? बताया क्या गया? सारा ज्ञान, विज्ञान, सिविलाइजेशन, सिविल एटिकेट्स, सब कुछ हमें यूरोप से मिला है। पहले दिन हमारे स्कूल में, भारत की स्कूल में, भारत का बच्चा जाता है, उसे यह बताया जाता है तू साले मूर्ख है, तू मूर्ख है, तेरा बाप महामूर्ख है, तेरे दादाजी परम मूर्ख है, और इसके पीछे का तो पूछे ही मत। तुम तो वो लोग हो जो अपने घर में बच्ची पैदा होती थी, बेटी बिटिया पैदा होती थी, तो उसे दूध में डुबाकर तुम लोग मारने वाले तुम लोग हो। तुम्हारे यहां किसी महिला का पति मर जाता था तो तुम लोग तो उसे आग में झोंककर जलाकर मारने वाले लोग हो। और तुम तो इतने अनपढ़ हो कि तुम्हारे अंदर साइंस का तो कोई एप्टीट्यूड ही नहीं है। हमने दिया तुम्हें। तुम्हारी संस्कृति अंधश्रद्धा में डूबी हुई संस्कृति। तुम साले कर्मकांडी, तुम मूर्ख, ऐसा सतत हमें बता बताकर हमें कुंठा से भर दिया गया। और उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो जीवन पद्धति थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो खान पान की आदतें थी, वही श्रेष्ठ है। और बेटा शिक्षित होना है, मॉडर्न होना है, तो हमारे जैसे बन जाओ। 1 महीना बासी रोटी खाओ जिसको हम पिज्जा बोलते हैं, और 10 जगह फटी जींस पहनो, तब तुम शिक्षित हो, तब तुम्हें हम मान्यता देंगे। और हम सालों से इस कुंठा में जीते रहे कि भैया मेरे माँ बाप को तो कुछ आता नहीं है, ये सारे फालतू सब उत्सव त्योहार मनाते हैं, ये परंपरा और ये सब। अरे पढ़ लिख के आगे बढ़ो भैया, क्रिश्चियनों जैसे बनो। ये किया किसने? मैकॉले ने। हमें इतना पता है कि अंग्रेजों ने एक समय विश्व के 56 देशों पे शासन किया। इतना छोटा देश है ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका बोला क्या मैंने? इंग्लैंड में इतना छोटा देश है, उसने भारत जैसे बड़े राष्ट्र पे, अफ्रीकन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, और एक तो पूरा अमेरिका ही वहां के नेटिव लोगों को खत्म करके बना दिया। किया कैसे? आप बाजू की गली में कब्जा करके दिखाओ, मैं मान जाऊं। इतने छोटे देश ने, भीख मंगे देश ने, कुछ था नहीं उनके पास, ये कैसे किया? हमारे यहां एड आती है ना, एड कंपनीज होती है, वो रिसर्च करती है सोसाइटी का कि 30-35, 25-30 वाले युवाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए। बोले महिलाओं को सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए। फिर हमको क्या बोला कि भाई हाथ धोने का साबुन अलग, नहाने का साबुन अलग, सब अलग अलग। ये कैसे उन्होंने किया? रिसर्च किया हमारी साइकोलॉजी का, है ना। उसी प्रकार इस ब्रिटेन ने अलग अलग देशों में अपने लोग भेजे होंगे कि भाई जिनको गुलाम बनाना है उनके बारे में कुछ पता तो करना पड़ेगा ना, ये क्या लोग हैं, कैसे सोचते हैं। उसके बिना हो सकता है क्या? हम गली में मारामारी भी करते तो पता करते सामने कितने लोग हैं, करना पड़ता है ना। उसमें एक साला जिम जाता है, ज्यादा मगजमारी पता करना पड़ता है कि नहीं। उसी योजना के अंतर्गत भारत में मैकॉले को भेजा गया
उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की हाउस ऑफ कॉमन ने ब्रिटेन के। उस रिपोर्ट में मैकॉले ने क्या कहा कि मैं भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारे प्रदेशों में घुमा हूं, मैंने यहां के लोगों का अध्ययन किया, यहां के लोग तो उच्च आदर्शों वाले लोग हैं, अपनी संस्कृति में इनके रूट्स बहुत गहराई तक है। अब ऐसे देश को यदि गुलाम बनाना है तो हमें, मैकॉले ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैकॉले कहता है हमें उनकी शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा। अब ये समझो, आप किसी देश को गुलाम बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था क्यों बदलनी पड़ेगी? मैकॉले आगे लिखता है, और ऐसा करके संस्कृत में इनकी पाठशालाएं चलती है, स्कूल्स चलते हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, जिसे लोग गुरुकुल कहते हैं। उस गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षा के संस्कृत माध्यम को बदल करके अंग्रेजी करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? काली चामड़ी के सोच में अंग्रेजों जैसी नई पीढ़ी को हम बना सकते हैं, जो अंग्रेजों के हित में सोचे, अंग्रेजों जैसा सोचे। ये तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है। मुझे किसी को गुलाम बनाना है तो दो तरीके हैं। एक है इन्वेजन का तरीका, जाकर उसकी छाती पर बैठ जाऊं, गला दबाऊं और उसको बोलूं मैं बोलता हूं ऐसे तू कर। लेकिन इसमें एक समस्या है, कुछ समय बाद तो मेरा प्रतिकार करेगा ही। एक होता है इन्वेजन, मैंने जो भी बोला, छाती पर बैठ जाओ, गला दबाओ शक्ति से। और दूसरा होता है कॉलोनाइजेशन, उसके मानस को गुलाम बनाओ। और मानस को, मन को गुलाम बनाने की एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले उसका नाम बदलना पड़ता है, उसका कल्चर बदलना पड़ता है। और कल्चर कब बदलता है? जब आपके मन में उस कल्चर के प्रति घृणा हो, तिरस्कार हो। जो चीज हमारे हृदय के समीप है, हम उसको कभी छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे क्या? लेकिन जिसमें कुछ लेने जैसा ही नहीं लेगा ना भाई, उसको छोड़ देंगे ना। तो हमारे मन में हमारी संस्कृति निम्न कोटि की मूर्खों की संस्कृति थी, ऐसा बताया गया। और हमें कभी ये बताया ही नहीं इन लोगों ने, या हम तक आने ही नहीं दिया कि भारत में ज्ञान विज्ञान की क्या परंपरा होती थी। सारा साइंस, सारी थियरीज, पाइथागोरस का प्रमेय, गति के सिद्धांत, सब कुछ यूरोप से हमारे यहां पे आया। ऐसा हमारे मन मस्तिष्क में भरा, जिससे हमने उनकी मानसिक दास्यता को स्वीकार किया। और हमारा सतत ये प्रयत्न होता है कि कहीं मैं भारतीय न लग जाऊं। मुझे एजुकेटेड दिखना है भाई, मैं राम राम कैसे बोल सकता हूं? मुझे तो हाय बोलना पड़ेगा। राम राम बोलूंगा, राम राम तो अनपढ़ लोग बोलते हैं। मुझे शिक्षित दिखना है तो मुझे तो 10 जगह फटी हुई जींस पहननी पड़ेगी। धोती पहनूंगा तो उसकी मजाक उड़ाई जाएगी। उड़ाते कि नहीं हम लोग? मन में कहीं ना कहीं तो थोड़ा विस्मय तो आ ही जाता है। ये उस मैकॉले की सक्सेस है। जो चाहता था तुम लोग अंग्रेजों जैसा बनो, वो चाहता था तुम लोग तुम्हारी ही संस्कृति की घृणा करो। और घृणा भी हम नहीं भी करते हो तो हमारे मन में कुंठा तो है। हम कहीं पे भात में दाल मिक्स करके ऐसे खा सकते हैं क्या 4 लोगों के सामने? हमको थोड़ा सिविल एटिकेट फॉलो करना पड़ता है, चम्मच उठानी पड़ती भैया। सच बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? हमें असहज लगता है कि नहीं लगता है 4 लोगों में दाल भात मिक्स करके खाना? ये गुलामी का लक्षण है। हम एक दूसरे को मिलते हैं तो भी हाय बोलते हैं। हम तो पहले हाय नहीं बोलते थे, हम तो राम राम बोलते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे, जय राम जी की बोलते थे, हाय तो नहीं बोलते थे। लेकिन यदि कॉलेज के 2 छात्र मिल रहे हैं तो हाय बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मूर्ख समझा जाएगा। दुर्भाग्य से ये सब हमारे साथ घटित हुआ है। इसी क्रम में हमारे देश में ज्ञान की कोई
परंपरा नहीं थी, विज्ञान की कोई परंपरा नहीं थी, कोई आर्ट नहीं था, कोई कल्चर नहीं था तो उसको दबा दो, आने ही मत दो सामने, पता चलेगा तब गौरव करेंगे ना। और गौरव करेंगे अपने स्व का तब अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में हम लोग आएंगे। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ये भारतीय ज्ञान परंपरा का अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शिक्षण नीति ने लाया है और हमारे विश्वविद्यालय ने किसी भी फैकल्टी का FY में और तीसरे सेमेस्टर में और पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थी को इसे अनिवार्य कर दिया है। क्यों करना पड़ा ये? हमारे देश की परंपरा तो हम तक आनी चाहिए थी, क्योंकि अब तक इसे हम तक नहीं आने दिया। तो ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, फलाना ठिकाना सब लिखने वाले यहां दूध में डुबाकर बच्चियों को मार दिया जाता था, ऐसा अपराध बोध हमारे मन में भरने वाले लोग थे कौन? NCERT की किताबों में और हमारे दूसरे पाठ्यक्रमों में ये ऊट पटांग चीजें लिखने वाले लोग थे कौन? मैकॉले के मैकेनिज्म से निकले हुए उसके मानस पुत्र वामपंथी गद्दार, उनके पेरोल पर जिन्होंने काम किया और भारत के युवाओं को अपनी प्राण शक्ति से वंचित रखा, अपने रूट से जिन्हें काट दिया। और विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, जो व्यक्ति अपने रूट से कटा हुआ है, जो पौधा अपने रूट से कटा हुआ है, वो वटवृक्ष बन सकता है क्या? कितना भी उसमें फर्टिलाइजर डालो, कुछ भी कर लो, होगा क्या? तो भारत भी तब तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक वो अपने स्व से ना जुड़े। भारत का स्व क्या है? भारत का स्व सनातन है, अनंत काल से चली आ रही ये विज्ञान निष्ठ संस्कृति है हमारी। हमारी संस्कृति का विज्ञान से कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। हम विज्ञान निष्ठ लोग हैं और हमारा विज्ञान कहां तक प्रगत था? तो रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य विश्व का अपने बाद सबसे अधिक प्राचीन साम्राज्य माना जाता है, सबसे प्राचीन तो हम ही हैं। उस रोमन साम्राज्य में एक डिबेट डॉक्यूमेंटेड हुई है, अवेलेबल है। प्लानी द एल्डर ऐसे एक व्यक्ति ने, जो उस समय था, उसने एक डिबेट रिकॉर्ड की है जिसमें सीनेटर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि भारत से जो कपड़ा आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि उसके कारण हमारे देश का सारा सोना भारत जा रहा है। मतलब हमारी फैशन का इतना क्रेज था उस समय, था कि नहीं? एंगस मेडिसन नाम के एक अर्थशास्त्री ने विश्व का पिछले 2000 वर्षों का आर्थिक इतिहास, उसका अध्ययन करके, विश्व के पिछले 2000 वर्षों के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में एंगस मेडिसन लिखता है कि पहली ईस्वी सन से 10वीं शताब्दी तक, मतलब ईस्वी सन 1000 तक भारत का वैश्विक जीडीपी में योगदान 33% था। 33% था। किसी देश का वैश्विक जीडीपी में योगदान 33% होना, इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है हमारे पास ज्ञान था, विज्ञान था, साइंस था, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट थे, प्रोसेसिंग के यूनिट थे, हम विश्व के साथ व्यापार करते थे। 33% जीडीपी ऐसे ही नहीं बनता। आज अमेरिका का जीडीपी कितना है? कहीं आता है 33% के आसपास भी। और एक संशोधन हुआ है कि अंग्रेजों ने 1765 से लेकर के 1938 तक इस लगभग 150 वर्षों के कालखंड में भारत से $45 ट्रिलियन की लूट
अंग्रेजों द्वारा हुई इस 150 वर्षों में। कितने ट्रिलियन डॉलर? आज अमेरिका की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन डॉलर है। 22.9, 22.8, 23 ऐसे रहती है। आज की बात कर रहा हूं मैं। और भारत में से मात्र 150 वर्ष के कालखंड में कितना लूटा गया? 45 ट्रिलियन डॉलर मात्र 150 वर्षों में। उसके पहले जिनका शासन था, ऐसे लुटेरों ने कितना लूटा होगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं? और हमारा विज्ञान कितना प्रगत था। तो ये कांजी भाई के जहाजों का उदाहरण दिया मैंने। दिल्ली में लौह स्तंभ है, ऐसा कहते हो, पहले ओडिशा में था, फिर उसे दिल्ली ले जाया गया। वो लौह स्तंभ 2000 वर्ष पुराना है। किसी लैब में नहीं रखा उसको कि जिससे वातावरण की उस पर नकारात्मक असर ना हो। खुले में है, बारिश, धूप, प्रदूषण सब उसके ऊपर असर होती है। आज तक उसे जंग नहीं लगा। इसका यह अर्थ होता है कि भारत का विज्ञान, भारत की ज्ञान परंपरा केवल थी ऐसा नहीं था, इतनी एडवांस थी कि उसकी प्रोडक्ट 2000 साल तक खराब क्या नहीं हो रही है, उसमें जंग भी नहीं लग रहा है, कार्ड भी नहीं लगी है। तो ऐसा विज्ञान की ऐसी परंपरा पुनः जागृत करने से विश्व का कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिस टेक्नोलॉजी से बनी हुई प्रोडक्ट 2000 साल तक टिकती है। वो दुबई में एक बिल्डिंग बनी है, क्या नाम है उसका? कोई कह सकता है कि बुर्ज खलीफा 2000 साल बाद, 2000 तो बहुत बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं, 500 साल बाद आज जो स्थिति में है, ऐसे रहने लायक स्थिति में 500 साल बाद होगा? कोई दावा कर सकता है? बुर्ज खलीफा बनाने वाला भी ये दावा नहीं करेगा। लेकिन हमारा तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर 2500 वर्ष जुना है, कोई लीकेज नहीं है, कहीं कोई पिलर नहीं टूटा है, कहीं कोई दीवार में कुछ खराबी नहीं है। ऐसे ही थोड़ी होता है। मतलब एक ऐसा विज्ञान था कि जिसकी प्रोडक्ट्स 2-2 हजार साल तक, 3-3 हजार साल तक खराब नहीं होती। ऐसा विज्ञान, उस विज्ञान की धारा से हमको वंचित रखा गया। क्यों वंचित रखा गया? ताकि शताब्दियों तक, सदियों तक आप गुलाम रह करके, मन से गुलाम रह करके उनके हित में कार्य कर सको। और मैं जो कुछ कह रहा हूं ये मेरा अपना नहीं है, ये मैं सोर्स के आधार पर बोल रहा हूं और मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसा मानने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारी गड़बड़ यही हुई कि हमने जो किताबों में लिखा गया है, जो प्रोफेसर ने बोला है, जो डायरेक्टर ने मूवी में दिखाया है, उसी को सत्य मान लिया, चेक नहीं किया। मैं आपसे पूछूं, दुनिया की सबसे अद्भुत पेंटिंग कौन सी है? मोनालिसा। एक साथ नाम आएगा। हमने स्वयं देखी है क्या मोनालिसा की पेंटिंग? हमारा स्वयं का निर्णय है क्या कि विश्व की सबसे अच्छी पेंटिंग मोनालिसा है? हमने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखी क्या कभी? तो हमारे दिमाग में ये डाला किसने कि मोनालिसा की पेंटिंग सबसे अच्छी पेंटिंग है? कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है ना, और हम उसके शिकार हो गए। वो पेरिस में क्या है? एफिल टावर। क्या है एफिल टावर? मैंने दुबई बोला, आपने दूसरा शब्द बोला बुर्ज खलीफा। मैंने पेरिस बोला, आपने दूसरा शब्द बोला एफिल टावर। मैं आपको पूछूं, कैलाश मंदिर कहां है? आपको पता है क्या? चलो ठीक, एफिल टावर में क्या विशेष है? जो भी विशेष है भाई, वहां एक बार जाने का, नीचे फोटो खिंचवाने का, सोशल मीडिया में डालने का, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, रिच फील होता है ना हमको। ये गुलामी के सिम्टम्स है। हम वो मैकडोनल्ड्स के दुकान में जाते हैं, 100 रुपए का वो वड़ा पाव खाते हैं जो बाहर 20 रुपए का मिलता है।
उसकी फोटो डालते हैं। ये गुलामी के लक्षण है। आप यदि 4 लोगों में ये नहीं बोल सकते कि मुझे लिट्टी चोखा पसंद है, तो आप गुलाम हो। 4 मित्रों के साथ होटल में जाकर के वो मेन्यू में जो वो नाम लिखे होते हैं मैक्सिकन, जो हमें पढ़ने नहीं आते हैं, वो बोलने में यदि संकोच होता है तो समझना आप गुलाम। ये गुलामी के लक्षण है। ये गुलामी के लक्षण है। 10 जगह फटी हुई जीन्स पहनना नॉर्मल लगता है और चोटी रख करके धोती पहनकर आने वाला व्यक्ति हास्यास्पद प्रतीत होता है, तो ये गुलामी का लक्षण है। एफिल टावर जो एक लोखंड का, लोहे का स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ नहीं है, मैंने सही में देखा। एफिल टावर है क्या? पूरी दुनिया में एफिल टावर, एफिल टावर, एफिल टावर, एक फोटो खींच जाए वहां बस। लेकिन कैलाश मंदिर हमें नहीं पता। नाम भी शायद आपने पहली बार सुना होगा। ये कैलाश मंदिर आपको भारतीय होने की बात छोड़ो, हिंदू होने की बात छोड़ो, हमारे हिंदू पूर्वजों ने जिनका रक्त और जिनका डीएनए हमारे भीतर है, उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो मानवता को गर्व दिलाया। मानवता को, आप कल्पना करो, आप अभी बैठे हो और आपके नीचे जो फर्श है वो बहुत बड़ा पत्थर है पर्वत का। ये जो नीचे दिख रहा है मान लो बहुत बड़ा पर्वत है। आपको अभी क्या करना है? इस पत्थर को ऊपर से, सामने से नहीं, ऊपर से तराश कर भवन बनाना है, मंदिर बनाना है। आज की सिविल इंजीनियरिंग बहुत एडवांस हम मानते हैं ना। 1000 साल और आगे विकास कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। ये हिंदू चेतना का पराक्रम है। हम कितने एडवांस हो सकते हैं? कोई उत्तर गुजरात से है? पाटण જોયું છે? पाटणना पटोला नाम સાંભળ્યું છે? पाटन के, आप सुनो भी, ये मैंने आपको मंदिर का बताया कि एक पर्वत को ऊपर से तराश कर मंदिर बनाना है। सामने से कोई भी तराश लेगा, ऊपर से तराशना मतलब उसकी एक एक डिजाइन आपके मन में पहले से होनी चाहिए। और होकर कुछ नहीं होता, आपके अंदर इतना एडवांसनेस होना चाहिए कि आप उसको एज इट इज कर दो। ये तो नहीं कि एक पत्थर बिगड़ गया दूसरा पकड़ लो। कपड़ा कैसे बनता है? धागा होता है, धागे का कपड़ा बनता है, उसके ऊपर प्रिंट होता है जो डिजाइन है वो। हम इतना विकास करके यहां तक पहुंचे हैं, है ना? इसके अलावा कोई विधि है क्या? हमने जो भी कपड़े पहने उसके ऊपर डिजाइन कैसा है? बाद में प्रिंट हुआ, पहले कपड़ा बना। मैं सही बोल रहा हूं? पाटन के पटोले कैसे बनते हैं मालूम है आपको? वो धागे में उसकी डिजाइन सोची जाती है और उसे उस रीति से फिर गुथा जाता है आगे। ये आप कल्पना करो कि कोई व्यक्ति कितना एडवांस हो सकता है। आपको अलग अलग रंग के धागे दिए हैं, आपको गूंथते समय ही उसकी डिजाइन बनानी है। अंग्रेज इसकी कल्पना भी कर सकते हैं क्या? थॉमस एल्वा एडिसन का दादा भी इसको कर सकता है? और हमको ये लोग बताते हैं कि आपको हमने सिविलाइज किया, आपको हमने शिक्षा दी, आपको लिखना हमने सिखाया। कब आए ये लोग हमारे यहां पे? 1700-1800 में आए। ऋग्वेद पृथ्वी का पहला लिखित ग्रंथ है, पृथ्वी का। और हमको इन लोगों ने लिखना पढ़ना सिखाया, तो इनका काका लिख के गया था क्या ऋग्वेद? ये प्रश्न क्यों नहीं हुए हमें? क्योंकि हमारे मन में क्या आएगा वो भी उन लोगों ने डिजाइन किया है। हमारी सोच को उन्होंने डिजाइन किया है। मैं आपसे और एक प्रश्न पूछूं, कुंफू कहां से आया? चाइना। आपकी गलती नहीं है, मैं आपको दोषी मानता ही नहीं हूं, हमें बताया यही गया। तो यदि मैं आपसे ये कहूं ये कुंफू भारत की विद्या है, अब ये कुछ लोगों को जो पता है ना, वो क्यों पता है मालूम है?
उसके ऊपर पिक्चर आई है ना। नहीं आई होती तो पता होता क्या। तो भारत के दक्षिण प्रांत के चोल पल्लव साम्राज्य के बोधिधर्मन नामक एक राजकुमार, जिन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा पर राजपाट छोड़ा, राज सिंहासन छोड़ करके संन्यास धारण किया। यह भारत का स्व है कि भारत का एक राजकुमार अपनी गुरु की आज्ञा पर अपना राज्य छोड़ता है, संन्यास ग्रहण करता है, चीन जाता है। क्यों जाता है चीन? वहां के लोगों को मेडिकल साइंस, आयुर्वेद सिखाने के लिए। क्या लेना देना था हमारा चीन के साथ। लेकिन हिंदू की प्राचीन प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका कल्याण चाहते हैं। लेकिन हमको उसका काउंटर क्या दिया इन्होंने, लगा यार ये हिंदू हिंदू ऑर्थोडॉक्स, यार यू बी ह्यूमन यार, ये क्या होता है हिंदू हिंदू, कट्टर मत बनो भाई, ह्यूमन बनो, ह्यूमन बनो, ह्यूमन बनो। अरे ह्यूमन तो केवल ह्यूमन की चिंता कर रहा है। जिस मानवतावादी दृष्टिकोण की गवाही दे दे करके हिंदू चिंतन को नीचा दिखाने का प्रयत्न होता है, ये मानववादी चिंतन भी क्या है, मानव सुखी हो और पेड़ पशु पौधे जानवर वो तेल पीने जाए, वो मेरे लिए है, मेरे खाने के लिए है। हमारी प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी प्रार्थना हिंदू भवन्तु सुखिनः नहीं है, हमारी प्रार्थना भारतीय भवन्तु सुखिनः नहीं है, हमारी प्रार्थना मनुष्य भवन्तु सुखिनः भी नहीं है। हमारी प्रार्थना है यक्ष कीचक राक्षस कीड़े मकोड़े पौधे सब सुखी हो, वो सुखी से रहे, सुख से रहे, हमको सुख से रहने दे। हमारा शांति पाठ सुनो आप, क्या है उसमें, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, औषधे शांति। अंतरिक्ष में शांति हो उसकी हमें चिंता है भैया, अंतरिक्ष में। और ये लोग हमें मानवता के पाठ पढ़ाते हैं। तो ये हमारा बोधि धर्मन दक्षिण भारत से चीन जाता था और वहां के लोगों को आयुर्वेद सिखाया उन्होंने। उसमें बाधा थी, चोर लिटोरों का देश था, आक्रमण होते थे उनके संस्थानों पर। तो उन्होंने सोचा ऐसी स्थिति में मैं क्या पढ़ा पाऊंगा, तो उन्होंने वहां के युवाओं को एकत्रित करके आत्मरक्षा की कला दी, जिसे कलरी पयोट्टू कहते हैं। उसका अपभ्रंश कुंफू हुआ। और ये विद्या बनाई किसने? अगस्त्य मुनि ने यौगिक साइंस के आधार पर जिस युद्ध कला का आविष्कार किया वो कलरी पयोट्टू है। हमने अगस्त्य मुनि का नाम भी सुना है क्या? सप्त ऋषियों के हमें नाम पता है क्या? सैफ अली खान के लड़के का नाम बताओ, दूसरे का भी बताओ। दोष हमारा नहीं है, हमको किसी ने टारगेट में लेकर के लंबे समय तक एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत हमें इस बिंदु पर लाया है। हमारी फिल्में देखो आप, रईस पिक्चर देखी है, सुनी है? शाहरुख खान की पिक्चर है, उसमें वो जो बना है, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो अहमदाबाद का एक बुटलेगर के आधार पे ये पिक्चर बनी, उसके जीवन के आधार पे। कोई धंधा छुट्टा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मजा आ गया। कोई वहां मुंबई का कोई टपोरी मनियासुर है, उसके ऊपर पिक्चर बनती है। कोई वो सुल्तान मिर्जा, उसके ऊपर पिक्चर बनती है। कौन कहाँ की गंगूबाई, उसके ऊपर पिक्चर बनती है। हम देखते हैं और ये मानते हैं कि देख भाई सुल्तान मिर्जा बुरा नहीं था, इसके साथ गलत हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आपको सुल्तान मिर्जा जैसा बनने के लिए, मनिया सुरवे जैसा बनने के लिए, और वो बुटलेगर जो अहमदाबाद का था उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारी किसी भी पिक्चर में हमारा हीरो इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ाई लिखाई करने वाला हो, रिसर्चर हो, धर्मनिष्ठ हो, ऐसा हीरो आता है क्या हमारी पिक्चर में? लुखे टपोरी हमारे हीरो।
इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज कर दो। अभी गरबे आएंगे, गरबे आएंगे, हम सब लोग तैयार होंगे, गीत बजेंगे, गरबे गरबे चलते 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 कब फिल्मों के गीत आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और गीत आएंगे मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, हम नाचेंगे उसको। अब आप इतना समझ लेना, वो गीत ऐसे ही नहीं बना, ये साइंस ऑफ डोमिनेशन है। ऐसा कहते हैं किसी भी देश की युवा पीढ़ी के मुख पर कौन से गीत है हमें बताओ, हम उस देश का भविष्य बता देंगे। ऐसा एक विद्वान ने, पश्चिमी विद्वान ने कहा है कि मुझे किसी भी देश की युवा पीढ़ी के मुख पर क्या गीत है इतना बता दो, मैं आपको उस देश का भविष्य बता दूंगा। हमारे गीत क्या चल रहे हैं? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। ये अल्लाह मियां हमें राम कृष्ण शिव के समकक्ष लगे, इसलिए ये गीत लिखा गया है। हमारी कोई बहन मुसलमान के साथ भागती है, हमें बहुत तकलीफ होती है, हम कुछ कर नहीं पाते बाद में। जब सब खत्म हो जाता है तब हम तक विषय आता है। वो कन्वर्ट उस दिन नहीं हुई है, वो मुसलमान उस दिन नहीं बनी है, उसका कन्वर्जन तब हो चुका है जब उसके माँ बाप ने घर में मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां या गीत बजने दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे साथ हुई हैं। हमारा कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में भरा गया है, और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए सुनियोजित प्रयत्न हुए हैं, षड्यंत्र हुए हैं, और हम हमारी प्राण शक्ति से विमुख रहे हैं हजारों साल तक। हमारी पुस्तकें लिखी जो रशिया के और चीन के और अमेरिका के पेरोल पे थे, ऐसे गद्दार वामपंथी प्रोफेसरों ने ये पाप किया है कि हमें अपनी मूल चेतना से विमुख रख करके हमें उसके प्रति लघुता, कुंठा, घृणा और तिरस्कार का भाव इन लोगों ने हमारे मन में भरा है। ये 2 क्रेडिट 30 घंटे का कोर्स और बस अभी परीक्षा देनी है, 25 मार्क्स का लिखना है, इस तरीके से इसको मत देखना, इस तरीके से मत देखना। ऐसा ये प्रयत्न है कि भारत माता के जिस बच्चे को अपनी मां के आंचल से वंचित रखा, उसे पुनः अपनी नाक उस भारत माता से वो जोड़ सके, इसका ये प्रयत्न है। इस दृष्टि से इसे आप देखना। जब आप इसे पढ़ोगे, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हमने साहित्य में क्या कार्य किया, विज्ञान में क्या कार्य किया, फिजिक्स में क्या कार्य किया, केमिस्ट्री में क्या कार्य किया, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कितनी समृद्ध हमारी परंपराएं हैं, और हमारे यहां ज्ञान परंपराओं में है। इसका अर्थ समझता, 15 साल में ट्यूनिशिया खत्म कर दिया गया, 30 साल में इजिप्ट खत्म कर दिया गया, 25 साल में ईरान खत्म कर दिया। भारत को 1000 साल में भी लोग खत्म कर नहीं पाए। जहां 20-30 वर्षों में देश के देश खत्म हो गए, हम 1000 साल से लड़ रहे और लड़के इनके सामने खड़े। उसका कारण है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की हिंदू धर्म संस्कृति। ये किसी एक संस्था में नहीं है, एक पुस्तक में नहीं है, एक मंदिर में नहीं है। और जब मैं नहीं है ऐसा कह रहा हूं, इसका ये अर्थ वहां नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, केवल वहां नहीं है। इन्होंने 15, 20, 25 साल में राष्ट्र कैसे खत्म किए, पता किया। इनकी किताब कौन सी है, जला दो। इनका धर्मगुरु कौन है, मार दो। इनके आस्था स्थान क्या है, तोड़ दो, राष्ट्र खत्म। हमारे यहां पे लोग आए, किसी ने मोहम्मद के गजनी को बोला कि इनका ज्ञान, इनकी रूट्स, इनका मूल, इनकी प्राण शक्ति मंदिर में है, उसने मंदिर तोड़ दिया। किसी ने औरंगजेब को बोला कि इनका सारा ज्ञान और इनको नष्ट करना है कुल मिला के, तो इन काशी के विद्वानों को मारना पड़ेगा।
तो ये खत्म हो जाएंगे। उसने वो भी कर लिया, जनेऊ की थप्पी लगाई इन लोगों ने, इतने लोग मारे हमारे। बख्तियार अली खिलजी को किसी ने बोला कि इनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 9 माले की 9 लाख संख्या की पुस्तकें इनके पास हैं, उसने जला दी। 6 महीने तक जलती रही, हम सबको पता है। फिर भी भारतीय संस्कृति खत्म हुई क्या? हमारी ज्ञान परंपरा अवरोधित हुई है, नष्ट नहीं हुई है। और इसे वापस लाने का हमारा प्रयत्न केवल हमारे हित में है ऐसा नहीं है, हमारे हित में है ऐसा नहीं है। विश्व को यदि सन्मार्ग पर जाना है, विश्व का यदि कल्याण होना है, तो उसकी पहली और अंतिम पूर्व शर्त है भारत का पुनरुत्थान। उसके बिना नहीं हो सकता। जिस अमेरिका, जर्मन, फ्रांस को लेकर के हम लालायित होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्या स्थिति वहां पे? हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में। अरे हमारे यहाँ तो 200 मंजिला बिल्डिंग है, करते क्या हो? कूद के सुसाइड करते हो, ऊपर से अंदर बैठ के दारू पीते हो, सिगरेट करते क्या हो तुम? हमें जो प्रगत राष्ट्र लगते हैं, जिनकी जाहो जलाली देख करके हम अभिभूत होते हैं, उनके पास है क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और स्वच्छ रास्ते। हमारे पास शायद वो नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक दर्शन है जो संपूर्ण है। इसमें आप पढ़ोगे, इसमें एक यूनिट इसके ऊपर भी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन दृष्टि, उस जीवन दृष्टि के कारण हम सुखी हैं। हमारी सफलता की अवधारणाएं, सक्सेस की अवधारणाएं ऐसी है कि जिसके कारण हम डिप्रेशन में नहीं आए। हम सफलता में मानने वाले लोग नहीं हैं, हम जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। हम ऐसा बोलते हैं क्या? तो मुझे तो सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो ये जीवन दृष्टि क्या है? एक ऐसी जीवन दृष्टि है जिसने धर्म को समझा, अर्थ को समझा, काम को समझा और इस सबको इस प्रकार एड्रेस किया जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सके, सुख प्राप्त कर सके। और हमारी सुख की अवधारणा आज भी दुनिया को अभी ध्यान में आ रहा है कि भारत का जो जीवन दर्शन है, भारत की जो जीवन पद्धति है, वही अंततोगत्वा हमें शांति देगी। ऐसा उन लोगों को अभी प्रतीत हो रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, शायद 100 वर्षों बाद भी जैसे जैसे मानवता की चेतना ऊपर उठेगी, जैसे जैसे समझने की उनकी दृष्टि प्रगल्भ होगी, वो लोग उसी बिंदु पर आएंगे जिस बिंदु पर हम प्राचीन समय में पहुंच चुके थे। अब बात है भैया, तो अब तो कुछ रहा नहीं ना, अब क्या करना? अब आपको याद दिलाने के लिए ये अभ्यास क्रम है कि आप एरे गेरे नत्थु खेरे लोग नहीं हो। जाओ, जाकर के अपने ग्रंथ खंगालो, अपने पारंपरिक उत्सवों को देखो, उसका ऑब्जर्वेशन करो और अपने जीवन की दृष्टि वहां से प्राप्त करो। जब तक ये नहीं होगा, आप बहुत पढ़ लिख जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो लास्ट में रहोगे तो गुलाम ही। जंगल का सिंह सर्कस में नाचता है, ये उत्क्रांति तो है, लेकिन सिंह का विकास नहीं है क्या? सिंह सर्कस में नाचो, हो मजा आ गई, उसमें उसका ये विकास है क्या? ये विकास है? एक कहानी है, मंदिर के पास एक भिखारी बैठा था एक डब्बे पे, भीख मांग रहा था, जो आए जाए उससे भीख मांग रहा था। वहां पे एक सन्यासी उस मंदिर से गुजर रहे थे, उस भिखारी ने उनसे भी भीख मांगा। उसने कहा, भैया मैं खुद सन्यासी हूं, भिक्षा ग्रहण करके अपनी साधना करता हूं, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? फिर भी उसने मांगना चालू रखा। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद, तुम इस डब्बे पर एक लकड़ी की एक पेटी है ना, एक ऐसी पेटी पर वो बैठ करके भीख मांग रहा था। तो सन्यासी ने कहा, अरे तुम यहां बैठे हो, जरा इसको खोल करके देखो क्या है।
तो उसने कहा भाई तेरे को देना है तो दे, नहीं देना है तो चला जा। मैं यहाँ 25-30 साल से इसी पेटी पर बैठ करके, इसी डब्बे पर बैठ करके भीख मांग रहा हूँ। मेरे बाप ने इसी पर बैठ करके भीख मांगी, उसके बाप ने, मेरे दादा ने इसी पर बैठ करके भीख मांगी। अब तू मेरे को बता रहा है इसको खोल, देना है तो नहीं तो चला जा। वो सन्यासी वहां से चले गए। 2-3 दिन बाद उस भिखारी को ऐसे लगा कि यार ये बोल के गया, ये एक बार देखना चाहिए है क्या। तो वो उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से उस डब्बे को, उस पेटी को खोलता है और उसमें स्वर्ण रत्न जड़ित सारे आभूषण होते हैं। कहानी रूपक है, कहानी रूपक है, पर ये हम सबका चरित्र है, हम सबकी कहानी। हम पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्षों से, हमारी आयु शायद 20-22 साल होगी, 18-19 साल होगी, पर न जाने कितनी पीढ़ी से हम अपने आप को दीनहीन मान करके विश्व के सामने हाथ फैला रहे। टेक्नोलॉजी दे दो, कंप्यूटर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कभी उस डब्बे को खोल करके देख नहीं रहे। ये आपका और मेरा चरित्र है। तो समय आ गया है, अस्माकम चरित्र ऐसा बोलते, ये हमारी कहानी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा आई है, तो ये समय है अपना एक बार डब्बा खोल करके देखो क्या है उसमें। धन्यवाद। भारत माता की जय।